तो अरिस्ट, अरिस्ट का मतलब क्या है पहले ये बताओ आपको। तो अरिस्ट होते हैं नियत मरण ख्यापकम लिंगम अरिष्टम। निश्चित रूप से मृत्यु को बताने वाले जो साइन है, जिनसे पता चल जाए कि हाँ मृत्यु होने ही वाली है पेशेंट की, अब वो जितने टाइम में होने वाली है वो एक अलग बात है, तो उनको बोलते हैं अरिस्ट। तो सबसे पहले 3 दिन के अरिस्ट देखते हैं। तो परछाई बिना सिर पैर के दिखाई दे, है ना, मतलब परछाई जो है बिना सिर पैर के दिखाई दे, पैर ऊपर की ओर दिखाई दे, दूसरे का कैरेक्टर बता रहे हैं। अवाक सिर, सिर नीचे की ओर दिखाई दे, शरीर में शोष दिखाई दे लेकिन वर्त मंडल वहां शोथ हो, मतलब आंखों के आसपास, मतलब पेरिओर्बिटल इडेमा है लेकिन बॉडी जो है पूरी उसमें शोष है। अचानक सीमंत में आवर्त बन जाए, अच्छा, तो अचानक से बालों में रेखा रेखा दिखाई देने लगे, मतलब ये आवर्त बन जाए, ये तो कोई स्ट्रेट लाइन बन जाए या फिर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर, जो आवर्त कहते हैं ना, राउंड शेप इस तरह की दिखाई देने लगे। नेत्र पलक ना बंद हो। तो ये सारे के सारे अरेस्ट 3 रात्रि वाले हैं। इनमें रटना कौन सा है वो देख लेते हैं। तो एक तो अचानक सीमंत वाला जो है ये बहुत जरूरी है, कि बालों में अचानक से सीमंत बन जाए, ठीक है, अचानक से आवर्त बन जाए, ये चीज जरूरी है। तो सलमान खान अचानक से राधे भैया दिखाई देने लगे नॉर्मल हेयर स्टाइल के बदले, तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है दया। तो 3 दिन के अरेस्ट है। दूसरा, शंखक रोग यहाँ देख पा रहे हो, आप जानते हो शंखक में भी 3 रात्रि में मृत्यु ऐसा बताया हुआ है। प्लस अगर आपको ध्यान आ रहा हो, रोहिणी एक रोग आपको पढ़ाया है, वहां भी 3 रात्रि के अरेस्ट है, तो शंखक और रोहिणी को भी ऐड कर लेना। जरूर नहीं इस चैप्टर से पूछे, इंडिविजुअली पूछ सकता है कहीं से। आगे, 6 दिन के अरेस्ट। अगर 3 दिन वाली अरेस्ट स्वस्थ व्यक्ति में आने लगे, देखो एक तो बात है कि व्यक्ति बीमार है और साथ में अरेस्ट आने लगे जो ऊपर बताए गए, तो मतलब 3 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर यही 3 दिन वाले अरेस्ट आपको किसी स्वस्थ व्यक्ति में दिखाई देने लगे, जो अदरवाइज हेल्दी है लेकिन फिर भी लक्षण आ रहे हैं उसके अंदर ही, तब ये 6 दिन के अरेस्ट हो जाएंगे। दूसरा, बाल उखाड़ने पर वेदना ना होती हो, ठीक है, तो ये नहीं कि अपने बाल उखाड़ के देखना शुरू कर दो आज, बस याद रखोगे कि अगर बाल उखाड़ने पर वेदना ना हो तो वो 6 दिन का अरेस्ट है, ठीक है। आगे देखेंगे 7 दिन का अरेस्ट। अग्नि को विकृत देखे, अग्नि को विकृत रूप में देखे और उठाने पर बार बार सो जाता हो, तो मम्मी सुबह उठाती हो क्लास के लिए लेकिन दोबारा सो जाते हो, तो अच्छी बात नहीं है, 7 दिन का अरेस्ट है, ठीक है। तो अग्नि विकृत देखे, उठाने पर सो जाता हो 7 दिन, ये जरूरी है, उठाने पर सो जाता हो। 15 दिन के अरेस्ट, ये दोनों ही जरूरी है, पॉइंट ध्यान से देखना। कह रहे हैं ग्रहणी विकार हो, अनुलोम प्रतिलोम का मिल जाना, यानी पता ना चले उसको ये क्या बड़ा है क्या छोटा है, क्या ऊपर है क्या नीचे है, ऐसे वाला, तो अनुलोम प्रतिलोम मिल जाना और ग्रहणी विकार होना। और तीसरा, कि स्नान करने के बाद पहले वक्ष प्रदेश का सूख जाना। तो ये 15 दिन के अरेस्ट है, तीनों ध्यान रखोगे। अगर आपको ध्यान हो, पूनम, ऐसा। चरक चिकित्सा 15 कौन सा चैप्टर है? बस चरक चिकित्सा 15 का सब भी तो वो याद नहीं। याद करने को दिया आपको मैंने, सूत्र स्थान, चिकित्सा स्थान और शारीर स्थान, और हो सके तो विमान स्थान। तो 15 नंबर ठीक है, इसे चैप्टर कल जो है, सुना। ठीक है, यस। 15 नंबर जो चैप्टर है वो गृहिणी दोष चिकित्सा उस चैप्टर का नाम है, तो आप वैसे भी याद रख सकते हो। तो गृहिणी वाला चैप्टर 15 नंबर चैप्टर है, तो 15 ही दिन का अरेस्ट है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं अनुलोम प्रतिलोम का मिल जाना, इतना खास नहीं, ये पहले वक्ष प्रदेश का सूखना स्नान के बाद, ये जरूरी है। अगले हैं 1 मास के अरेस्ट। निश्चितम यस्य मासम स्थाप्यत्वम, अच्छा, त्वग अस्थि शेष दृश्यते, त्वचा अस्थि कंकाल मात्र शेष, कोई खास नहीं है। ललाटे मूर्धि नील राशि, शरीर कंप सम्मोह मतवाला हो जाए। गति वर्चन, ये बहुत जरूरी है बस। गति वर्चन, रेतस मूत्र पुरीश जल में डूब जाए, मध्य शरीर शरीर शोथ युक्त हो और बाकी बॉडी जो है वो सूख रही हो, शुष्यते, टेढ़ी रेखाएं दिखाई दे। इसके अलावा एक गोमय चूर्ण वाला, जरूरी है जो मैंने सर्कल किए हैं मार्क किए हैं। तो गतिवर्जन, रेतस मूत्र पुरुष जल में डूब जाना और गोमय चूर्ण युक्त,
फिर बोल रहा हूँ एक बार, एक मास के अरिस्ट क्या क्या है। पहला तो कह रहे हैं जिसका शरीर जो है वो मांस उसका सूख रहा है, निश्चितम यस्य मांसम, सिर्फ आपको त्वचा, अस्थि और शरीर का कंकाल मात्र दिखाई दे रहा है, ये एक मास का है। ललाट पर, मूर्धा पर नीले वर्ण की रेखाएं दिखाई देने लगे, शरीर में कंप हो रहा हो, व्यक्ति मोहित दिखाई दे रहा हो, थोड़ा सा होश में ना हो, अपने मतवाला हो जाए। गति वर्चन और रेतस मूत्र पुरीश जल में डूब जाना, ये पूछता है कि मूत्र पुरीश रेतस का जल में डूब जाना या इनकी गति में अवरोध होना, ये कितने दिन का रिस्ट है? तो एक मास का रिस्ट है। दूसरा, नीचे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, गोमय चूर्ण युक्त। इसका मतलब होता है कि अपने फोर हेड पे अगर रब करे व्यक्ति, तो उसे ऐसा लगे कि कुछ गिर रहा है ना, गोबर जैसा कुछ गिर रहा है छूट के, उसको ऐसा लगे, तो इसको कहते हैं गोमय चूर्ण वाला जो रिस्ट है। तो ये भी एक मास का है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, दो पॉइंट, रेतस मूत्रपुरी जल में डूब जाना और गोमय चूर्ण युक्त होना, एक मास के अरेस्ट है। नेक्स्ट है 45 डेज का अरेस्ट, 45 दिन, कोई खास नहीं, बल मास क्षय हो, तीव्र रोग, वृद्धि, अरुचि, कुछ जरूरी नहीं, रहने दो। अगला है 6 मास का अरेस्ट, ये जरूरी है, इसको ध्यान रखेंगे। भक्तिशील स्मृति त्यागो, बुद्धि बलम हेतुकम, तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, ये ध्यान रखो बस, भक्तिशील स्मृति इत्यादि त्याग दे, यानी उसका जो पहले एक चरित्र था, उसका जो शील था, या उसकी जो भक्ति थी चीजों के प्रति, मतलब कोई चीज ज्यादा पसंद करता है वो, अचानक से उन चीजों को छोड़ दे कि अभी नहीं चाहिए मुझको, तो ये 6 मास का रिस्ट है। भक्तिशील स्मृति त्याग, इतना ध्यान रखोगे। और कह रहे हैं कि धमनियों का जाल दिखाई देने लगे शरीर के ऊपर, ललाट पर चंद्रमा की आभा दिखाई देने लगे, कुछ खास नहीं। तो ये भक्तिशील मेनली याद रखोगे, भक्तिशील स्मृति, इनका त्याग कर दे व्यक्ति को 6 मास। ठीक है, तो पूजा पाठ करते रहो, कहने का मतलब, वरना 6 मास का रिस्ट है, अगर करते हो तो छोड़ना नहीं है। सद्यो मरणे अध्याय, चैप्टर है अगला। तो इसमें कह रहे हैं कि हाँ, सद्य मरण का क्या मतलब निकालना चाहिए। ठीक है, तो 3 या 7 दिन, मृत्यु होने का समय 3 या 7 दिन, ऐसा चक्रपाणी ने कहा, जबकि सुश्रुत ने 7 दिन कहा। आपको सुश्रुत का वैसे भी ध्यान होगा, जब आपको मैंने मर्म पढ़ाए होंगे, तो वहां भी आपने देखा होगा, जो सद्य मरण करने वाले मर्म होते हैं, तो वो 7 दिन का ही टाइम माना हमने वहां पे। लेकिन चक्रपाणी ने यही टाइम 3 या 7 दिन कह दिया, 3 या 7 दिन, इस तरह करके। आगे देखिए, 1 वर्ष का अरेस्ट, तो व्यक्ति पुष्पित हो, अणु ज्योति, दुष्छाया, दुर्मना, रति चाना लपते, दी हुई बलि जानवर ना खाए, अरुंधति तारा ना दिखाई दे। इनमें क्या याद रखोगे, व्यक्ति पुष्पित हो जाए, पुष्पित का मतलब है उसमें कैरेक्टर्स दिखाई देने लगे और भी मृत्यु वाले, ये कहना चाह रहे हैं। तो पुष्पित हो, अणु ज्योति, अणु ज्योति मतलब हम में से जैसे हर एक का ऑरा होता है ना, आभा ज्योति, कि वो बिल्कुल ऐसा लगे दबा दबा बुझा बुझा सा व्यक्ति, तो उसकी ज्योति जो है वो अणु हो जाए, अणु ज्योति। ऐसा भी समझ सकते हो, जो अठारहवीं कम हो जाए, तो पुष्पित हो जाए, अणु ज्योति हो जाए, और दी हुई बलि जानवर नहीं खा रहे, इसने जो खिलाना चाहा जानवरों को कुछ, तो वो नहीं खा रहे, और अरुंधति तारा, ये ना दिखाई दे, इसको अरुंधति तारा ना दिखाई दे, तो याद रखेंगे, पुष्पित, अणु ज्योति, बलि जानवर ना खाए, और अरुंधति तारे का ना दिखाई देना, ये सब 1 वर्ष का रिस्ट है। जो वो पढ़ाया था ना पीछे, मूत्र पुरीश रेतस, इनका जल में डूब जाना, कई लोग उसको 1 वर्ष करने लगते हैं, लेकिन वो 1 मास का है, ध्यान रखना, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं उसमें, ये 1 मास का है। और अरुंधति तारा ना दिखाई देना, पुष्पित होना, अणु ज्योति होना, दी हुई बलि जानवर ना खाएं, ये 1 वर्ष का रिस्ट है। इसके अलावा कह रहे हैं कि काल रूपी जाल जिसे घेर ले, वो भ्रमित दिखाई दे, ज्यादा प्रलाप में हो, भेद, मतलब ऐसा लगे शरीर को फाड़ा जा रहा है, ठीक है, इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो ये भी मतलब जल्दी मर जाने वाले होते हैं, कोई खास नहीं इसमें भी। और देखो, एक श्लोक लिखा है, क्रिया पथम अतिक्रांता केवलम देहम आप्लुतः चिन्हम कुर्वन्ति यद दोषास् तद अरिष्टम रुच्यते। तो कह रहे हैं कि अरिष्ट क्या होते हैं, जब रोग क्रियापथ को अतिक्रांत कर जाए, यानी जब चिकित्सा करने से कोई लाभ ना हो, तो उनको अरिष्ट कह देते हैं कि भाई अब ये अरिष्ट है, ये ठीक नहीं हो रहा है। फिर दूत अधिकार, 12वें अध्याय में बताया गया, दूत अधिकार यानी
दूध को देख के आप कैसे पता लगाओगे कि व्यक्ति ठीक होगा या नहीं होगा? जैसे वहां बहुत सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं कि मान लो कि आपके पास, आप डॉक्टर हो, आपके पास कोई पेशेंट की खबर लेके आ रहा है और वो नंगे पैर चला आया, है ना, या मानो कि वो गधे की सवारी करके आ रहा है, तो आप समझ गए कि कोई बहुत इमरजेंसी रही होगी, कि उसको टाइम नहीं मिला कि वो कोई अच्छी सवारी लेके आ पाता, कि जो उसको मिला उससे बैठ के आ गया, कि ठीक है पैरों में चप्पल नहीं मिली तो वो ऐसे ही भाग के आ गया, है ना, तो मतलब कोई बचने वाला नहीं है कि उसको नंगे पैर आना पड़ा। वो कहानी सुनी होगी ना कि एक घर में एक बार एक चोर घुस जाता है, तो घर की जो मालकिन थी वो काफी हेल्दी थी, उसका पति बहुत पतला सा था, तो वो मालकिन क्या करती है, चोर को धक्का दे देती है और धक्का देके उसकी कमर पे बैठ जाती है ना, और चिल्लाने लगती है, चोर 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 चोर, पुलिस को बुलाओ पुलिस को बुलाओ। तो उसका पति जो पूरे घर में भाग रहा होता है इधर उधर, तो पत्नी पूछती है, अरे क्या हुआ, जल्दी पुलिस को बुलाओ। तो कहता है, मेरी चप्पल नहीं मिल रही है, पुलिस को बुलाना है। तो चोर कहता है, भाई मेरे ले जा, जल्दी बुला के ला, है ना, वरना मैं नहीं बचूंगा। तो इमरजेंसी है चोर के लिए, है ना, तो वो कह रहा है मुझे छोड़ दे, भले ही ऐसे तू चला जा, लेकिन बुला के ला पुलिस को जल्दी। खैर, दूत अधिकार तो ऐसे समझना है कि कोई इमरजेंसी है, इसीलिए आदमी चोर भी अपनी चप्पल देने को तैयार है, ऐसी इमरजेंसी है कि नंगे पैर कोई चला आया। खैर, तो वो सब चीजें दूत अधिकार में बताई गई हैं कि दूत को देख के कैसे पहचानोगे कि मरीज की कंडीशन कैसी है। आगे देखते हैं। हंसते वसते नहीं हो तुम लोग, कितने दुखी हो। इतना अच्छा जोक सुना है मैंने, कोई नहीं हंसा, सब शांत दिखाई दे रहे हैं ऐसे, इतने गंभीर। इतना गंभीर हो के कहाँ जाओगे? गंभीर हो, पढ़ाई में गंभीर हो, जीवन में थोड़ा रिलैक्स रहा करो। देखो आगे। सत्व लक्षण संयोगो भक्ति वैद्य द्विजातिषु आरोग्याद बलम आयुष्च सुखम च लभते महतम इष्टाश्चाप्य प्राण भगवान पुरुष शुभ लक्षणों स्थितम मुक्ता प्रकृतम। कोई खास बातें नहीं है, इस श्लोक थे, पहले रेफरेंस पूछते थे, अभी कोई मतलब नहीं रहा, आप रहने दो उनको, कोई मतलब नहीं, रेफरेंस के लिए श्लोक थे। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। अरिष्ट की बात कर रहे हैं, तेजी के साथ देखेंगे। 3 दिन के अरिष्ट जो याद करने हैं, अब मैं सिर्फ उनकी बात करूंगा जो लोग मिनिमम करना चाहते हैं, जिन चीजों को अब कहूंगा उनको जरूर याद रखना है। तो पहला, 3 दिन का अरिष्ट। 3 दिन के अरिष्ट में कि परछाई को बिना सिर पैर के देखना, एक बात। अवाक सिर, यानी व्यक्ति को उल्टा देखना, जैसा है उससे उल्टा देखना, ये याद रखोगे। अचानक सीमंत बन जाना, ठीक है। 6 दिन के बाल उखाड़ने पर वेदना ना हो, बाल उखाड़ने पर वेदना ना हो, 6 दिन का रेस्ट। 7 दिन का उठाने पर बार बार सो जाए। 15 दिन ग्रहणी विकार हो, और पहले वक्ष प्रदेश का सूख जाना स्नान के बाद, ये याद रखोगे। आगे, 1 मास के अरेस्ट। 1 मास वालों में रेतस मूत्र पुरीश जल में डूब जाए और गोमय चूर्ण युक्त हो, गोमय चूर्ण युक्त, 1 मास। 45 दिन कोई खास नहीं, 6 मास भक्तिशील स्मृति इनका त्याग कर देना, भक्तिशील स्मृति इनका त्याग, 6 मास। सद्या मरण से क्या समझते हैं चक्रपाणी के अनुसार, तो 3 या 7 दिन का टाइम। 1 वर्ष वाले अरिष्ट कौन से हैं, तो 1 वर्ष में पुष्पित, अणु ज्योति, दी बलि जानवर ना खाए, अरुंधति तारे का ना दिखाई देना। तो बाकी और कुछ खास है नहीं, और कुछ नहीं, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो अब नए पार्ट की तरफ आ जाते हैं, जो है चिकित्सा स्थान, कंटिन्यू करते हैं। देखोगे, तो सबसे पहले यहाँ भी थोड़ी सी भूमिका है, फिर चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो चिकित्सा के पर्याय लिख रखे हैं, चिकित्सा के क्या क्या पर्याय हैं, चिकित्सा स्थान के क्या क्या पर्याय हैं। तो औषध स्थान, योग स्थान, रहस्य स्थान और उत्तम स्थान, इन नामों से जानते हैं। तो हम जो कोड याद रखते हैं, बात हुई होगी सूत्र स्थान में, कि चिकित्सा का रहस्य, ठीक है, उत्तम औषध योग में छिपा हुआ है, कि आपने उत्तम औषधि का योग बना लिया कोई, उससे आप चिकित्सा कर सकते हो। तो चिकित्सा का रहस्य यानी चिकित्सा स्थान, रहस्य स्थान कहां पर है, उत्तम औषध योग में। उत्तम यानी उत्तम स्थान, औषध से औषध स्थान, और योग से योग स्थान, उत्तम औषध योग में है। चिकित्सा स्थान में अध्याय की अगर बात करें, तो चरक चिकित्सा में 30 अध्याय है, सुश्रुत में 40 है,
संग्रह 24 और हृदय में 22। चरक 30, सुश्रुत 40, संग्रह 24 और हृदय 22। हृदय 22। याद रखना, सबसे ज्यादा सुश्रुत में है, उसके बाद चरक में है, और हृदय के 22 है वो भी। पहले चैप्टर की बात करें चरक संहिता में, तो रसायन चिकित्सा है पहला चैप्टर जो है, और दूसरा चैप्टर है वाजीकरण। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रसायन का वर्णन चरक ने चिकित्सा 1 में किया, यानी पहले अध्याय में। इसके इन्होंने ना 4 पार्ट बताए, 1 2 3 4। चैप्टर फर्स्ट है, उसके 4 पार्ट हैं। इसी तरह चैप्टर 2 जो है चिकित्सा स्थान का वाजीकरण चिकित्सा, उसके भी 4 ही पार्ट हैं। ठीक है, तो दोनों के 4 4 पार्ट बताए चरक ने, याद रखना इस बात को भी। सुश्रुत चिकित्सा में रसायन का वर्णन 27 से 30 चैप्टर के अंदर है। चैप्टर नंबर 27 टू चैप्टर नंबर 30। अष्टांग हृदय और संग्रह की अगर बात करें, तो हृदय में उत्तर तंत्र 39 और संग्रह में उत्तर तंत्र 49, याद रखेंगे। तो रसायन चरक चिकित्सा 1, सुश्रुत चिकित्सा 27 से 30, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 39, अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 49। नेक्स्ट है वाजीकरण। तो बाकी सबने तो इस तरह किया कि पहले रसायन का वर्णन किया, उसके बाद वाजीकरण का वर्णन किया। लेकिन सुश्रुत ने क्या किया, पहले वाजीकरण और उसके बाद रसायन। तो सुश्रुत में देख रहे हो आप, जो वाजीकरण का चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 26 है, जबकि रसायन वाले 27 से 30 है, ऊपर देख पा रहे होगे, ध्यान देना। बाकी अष्टांग हृदय और संग्रह जस्ट नेक्स्ट वाले चैप्टर, यानी कि हृदय का 40 और संग्रह का 50। ये वाजीकरण के चैप्टर है। अब चरक संहिता के जो 4 चैप्टर हैं रसायन के, ठीक है, उनको हम बोलते हैं 4 पाद। कि चिकित्सा स्थान फर्स्ट 4 पाद हैं, और चिकित्सा स्थान 2 इसके भी 4 ही पाद हैं। तो चारों पाद के नाम देखते हैं। पहला है अभ्या आम्लकीय रसायन, दूसरा प्राण काम्य, तीसरा कर प्रचितीय, और चौथा आयुर्वेद समुत्थानीय अध्याय। जबकि वाजीकरण की बात करें तो यहां देख रहे हो संयोग शरमूल्य, आसिक्त शीरिक, माश पर्ण भृत्य और पुमान जात बलादिक। इनको हम याद कैसे रखते हैं, देखो 2 कोड है, आप इसी तरह लिख लेना। अभ्याम्ल के आगे ए, प्राण काम्य के आगे पी, है ना। इसी तरह कर प्रचित्य के हो गया, और आयुर्वेद समुत्थानीय ए, तो आपका। और संयोग शरमूल्य के आगे एस, आसिक शिरिक ए, माश पर्ण भृत्य एम, पुमान जात बलादिक, पुमान है ना तो पी और यू, तो कोड हो जाता है आपका शैम्पू। आपका शैम्पू, ठीक है। तो आपका यानी अभ्याम्ल की है, प्राणकाम्य, कर प्रचिति और आयुर्वेद समुत्थानीय। और शैम्पू मतलब संयोग शरमूल्य, आसिक्त शीरिक, माश पर्णभृत्य और पुमान जात बलादिक। क्वेश्चन पूछता है इनके कितने कितने योग हैं, किस अध्याय में कुल कितने योग आए। आपको ध्यान होगा सोनिका, चरक संहिता में कुल कितने योगों का उल्लेख है। सर 1950। 1950 है ना, 1950। तो उनमें से काफी सारे तो यही आ जाते हैं। तो देख पा रहे हो आप, 6 37 16 4, तो 63 कुल योग ये रसायन के चैप्टर्स में है, जो पाद है रसायन के। जबकि 15 8 15 12 ये वाजीकरण के जो 4 पाद हैं उनके अध्याय के योगों की संख्या है, टोटल 50 हो जाते हैं। ये आपको रटने हैं, इन पे सवाल आते हैं। अगली बहुत जरूरी बात, हमने देखा है कि चरक संहिता में, विनीत, चरक संहिता में जो आयुर्वेद का अवतरण है वो कितने स्थानों पर आया है। सर 2 जगह पर आया है। कहाँ कहाँ। एक तो यहाँ आयुर्वेद समुत्थानीय में है और एक चरक सूत्र 30 में है। चरक सूत्र 30 में। चरक चिकित्सा 1, चरक सूत्र 1। ठीक है, सूत्र 1 में है। और कौन सा डिवीजन श्रेष्ठ माना जाता है। ये चरक चिकित्सा वाला श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों। इसमें बीच में ऋषि नहीं है, डायरेक्ट संवाद है। ऋषि कौन से नहीं है।
और कोई? भारद्वाज सर। ठीक है, भारद्वाज तो ऋषि नहीं है। ठीक है, भारद्वाज। तो भारद्वाज ऋषि जो थे, इसमें इनका नाम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट जो ज्ञान है वो इंद्र से बाकी ऋषियों को मिल रहा है। तो भारद्वाज यहाँ नहीं है आयुर्वेद समुत्थानीय में। तो इसीलिए ये वाला डिवीजन श्रेष्ठ माना जाता है कि सीधे ज्ञान भगवान इंद्र के थ्रू आ रहा है, इस तरह करके। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। सेकंड देख रहे हो, वाजीकरण के अध्याय, तो 15, 8, 15, 12 नंबर याद रखोगे। आगे बात करेंगे उसमें क्या जरूरी है। अब फर्स्ट यहाँ थोड़ा हरितकी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि रसायन वाले चैप्टर्स में ना हरितकी, एक भल्लातक, एक पिपली, एक नागबला, और कुछ मतलब मैक्सिमम इन्हीं मेडिसिन की बात हुई है, थोड़ा बहुत देखेंगे। तो हरितकी सबसे मेन है उन सब में। थोड़ा इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं हरितकी मनुष्याणाम मातेव हितकारणे कदाचित कुप्यते माता नवदरस्ता हरितकी, कि हरितकी जो है मनुष्यों के लिए माता के समान है, बल्कि माता से भी बेहतर है इस चीज के अंदर कि माता कई बार गुस्सा हो भी जाती है बच्चा जब शैतानी करता है, लेकिन हरितकी कभी भी क्रोधित नहीं होती। तो ये भाव प्रकाश का श्लोक है, याद रखोगे। एक सवाल भी पूछा जाता है कि ऋतु हरितकी का उल्लेख किसने किया। प्रत्येक ऋतु में हरितकी का सेवन अलग अलग द्रव्यों के साथ आया है, तो भाव प्रकाश ने किया है, चाहो तो वो भी लिख लो, ऑल्सो ऋतु हरितकी। नेक्स्ट देखिए, हरितकी की चेत की जाति होती है, इसकी वैरायटी है चेत की। उसके लिए लिखा हुआ है नृपाणाम सुकुमाराणाम कृशानाम भेषज द्वेषाम चेत की परम शस्ता हितः सुख व्रेचने। कह रहे हैं राजाओं के लिए, सुकुमार लोगों के लिए, ऐसे लोग जो क्रश हैं, जो मेडिसिन से द्वेष रखते हैं, खाना नहीं चाहते ज्यादा मेडिसिन, उनके लिए चेत की बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सुखपूर्वक विरेचन करा देती है, ज्यादा कष्ट नहीं होता ना तो खाने में, और उसके बाद प्रवेशन भी जो है वो इजिली करा देती है। याद रखोगे, चेत की अच्छी कही गई नृप इत्यादि के लिए। हरितकी के सभी भेदों में लेकिन विजया श्रेष्ठ है। ठीक है, हरितकी की 7 वैरायटी हम पढ़ेंगे, उनमें भी कह रहे हैं कि चेत की भले ही राजाओं के लिए अच्छी है, लेकिन अगर श्रेष्ठता की बात की जाए तो विजया वैरायटी सबसे श्रेष्ठ है। इसके लिए लिखा हुआ है सुख प्रयोगा सुलभा सर्व रोगेशु शस्यते। तो प्रयोग इजी है, इसका इजीली मिल जाती है सुलभा, सभी रोगों में इसको प्रयोग करता है विजया को। यहाँ हरितकी के कुछ अन्य पर्याय भी लिखे हुए हैं, जैसे अभ्या, पथ्या, कायस्था, पूतना, अमृता, हेमवती, आव्यथा, चेतकी, श्रेयसी, शिवा, व्यस्था, विजया, जीवंती और रोहिणी। इवन जो 7 पर्याय है ना, अगर आप देख रहे होगे जिन लोगों ने पढ़ा है, तो वो पर्याय के नाम भी यहाँ कहीं ना कहीं आ ही गए हैं ना। तो पर्याय रख के पूछ ले कभी, तो वो भी मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर उन वेराइटीज के नाम भी लिखे कभी आ जाए, उनको भी आप पर्याय मान के लिख सकते हो, वो ठीक ही है। ठीक है, काफी सारे यहाँ देख पा रहे होगे आप। दूसरी जरूरी बात, यहाँ अमृता लिखा हुआ है, तो अमृता तो हरितकी का पर्याय है। ठीक है, इसके अलावा जो ज्यादा यूज हुआ है ना कॉमनली अमृता, वो हरितकी के लिए नहीं हुआ, वो इस्तेमाल हुआ है गुडुचि के लिए। लिख लो अमृता ऑल्सो गुडुचि, गुड। और फर्स्ट प्रायोरिटी लिख दो उसको, कि फर्स्ट आंसर उसी को लगाना है, अगर एक चुनना हो तो गुडुचि के साथ जाना, अमृता। दूसरा लिखो अमृत, तो अमृत लिखोगे, वत्सनाभ। अच्छी बात है, वत्सनाभ। और उसी के सामने लिख लेना स्वीट पॉइजन, मीठा जहर, वत्सनाभ। ठीक है, संजू, स्नेह की किस मात्रा के लिए कहा गया मंद विभ्रंशा? मन- प्रदा, प्रधान मात्रा के लिए सर। विनीत, सही है जवाब संजू का, मत मध्यम मध्यम के लिए मात्रा बोला है। के लिए। मध्यम मात्रा के मध्यम लिए। के लिए बोला। ठीक है, संजू अगला सवाल है, तेल का अनुपान क्या है? अच्छा, इस गृहित तेल वो था सर, यूज गृहित यूज यूज था सर। यूज। नेक्स्ट बताओगे, प्रमेह की कंडीशन में स्नेह की कौन सी मात्रा इस्तेमाल करता है? मध्यम मात्रा सर। मध्यम मात्रा। अच्छा, कुष्ठ में कौन सी इस्तेमाल करता है?
कुष्ठ मतलब स्किन कुष्ठ में प्रदान करते हैं सर, वैसे स्किन डिजीज में मध्यम करते हैं। और कोई करेक्शन विनीत? सर वो मध्यम के लिए मध्यम मध्यम और कुष्ठ में ठीक है, ये सब मध्यम कह रहे हैं। ठीक है संजू, कुष्ठ में मध्यम मात्रा है। नेक्स्ट बताओगे संजू, आप ही के लिए है। बताओगे घसमरहा शब्द आया है, इस कंडीशन में कौन सा स्नेह दिया जाता है? घी, तेल, वसा, मज्जा। घृत सर। ठीक है, नहीं, दाताराम मजे में किस मरा, मज्जा है भाई, सर मज्जा। मज्जा होगा। मज्जा है। मज्जा। ठीक है, मज्जा है इसका जवाब। नेक्स्ट बताओगे संजू, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि यहाँ यानी जो करंट टॉपिक चल रहे हैं उनमें अच्छे जवाब दे रहे हो, मैं जानबूझ के सवाल कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? क्या मतलब है इस बात का? यस कि सर, जा रीजन हाँ, रिवीजन अच्छा नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब है। ठीक है, उसको रिवीजन थोड़ा ध्यान दो। करंट टॉपिक अच्छे हैं, लेकिन जो पीछे पढ़कर आ गए वो भूल गए तो कोई मतलब नहीं रह जाता, तो जाके रिवीजन करना उनको। ठीक है, देखो चलो आगे देखते हैं। तो ये सारे के सारे पर्याय हैं, इनको देख लेना। अमृतपान करते समय भगवान इंद्र के मुख से देवार्थ एक बूंद अमृत पृथ्वी पर गिर गया, उसी दिव्य अमृत बिंदु से 7 जाति वाली हरित की उत्पन्न हुई। तो अमृतपान करते समय भगवान इंद्र के मुख से देवार्थ एक बूंद अमृत पृथ्वी पर गिर गया। तो एक बूंद अमृत पृथ्वी से गिरा, कहां से? भगवान इंद्र के मुख से। उसी दिव्य अमृत बिंदु से 7 जाति वाली हरित की उत्पत्ति हुई। तो पूछ सकता है आपसे कि कैसे हरित की उत्पन्न हुई थी? तो भगवान इंद्र से जब अमृत गिर गया था नीचे, हरित की उसके पार्ट्स लिखे हुए हैं और ये बताया हुआ है कि उनमें किस रस की प्रधानता होती है। पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, शायद पता भी होगी, कि हरे आम की मध्य यानी हरित की, आम्ल की और मध्य, इन तीनों के अंदर बोलो कौन सा रस नहीं होता? लवण रस नहीं होता सर। लवण रस नहीं होता। भल्लातक, भल्लातक में मधुर मधुर रस नहीं होता। सर, मध्यम ही होता है। ठीक है। क्षार और रसोन, अम्ल। अम्ल रस नहीं होता। ठीक है, तो उतना आपको याद होना चाहिए, अच्छी बात है। तो अब यहाँ देखते हैं, तो हरे आम की मध्य हमारा कोड था, हरित की, आम्ल की और मध्य, इनके अंदर अपना लवण रस नहीं होगा, है ना? तो अब देख लेते हैं, लवण तो यहाँ है नहीं, देखो सामने जो लिखे हुए हैं। तो लवण के अलावा बाकी पांचों रस लिखे हैं, मधुर, फिर अम्ल है, लवण नहीं है गैप कर दिया, तिक्त लिखा है, फिर कटु, फिर कषाय। ठीक है, और दूसरी तरफ हमने जो इसके पार्ट्स हैं उनके नाम याद रख लेंगे। कैसे? तो मां से मज्जा, मां से मधुर, इजी है। फिर देख रहे हो व्रंत, व्रंत में ता लग रहा है तो ऐसे याद कर सकते हो, तिक्त। ठीक है, व्रंत तिक्त हो गए। त्वचा, तो त्वचा कहते हैं छिलके को, देखा जाए तो मतलब स्किन हुई, और स्किन तो किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी, कटु लगेगी, है ना? छिलके कोई क्यों लेगा? अस्थि जो होती है, ज्यादातर गुठलियां जो होती है ना, वो कषाय रस वाली ही होती हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना लो, किसी की भी पूछे, गुठलियां ज्यादातर कषाय रस वाली होती हैं। तो अस्थि यानी गुठली के लिए आया है, तो ये कषाय होगी। एक स्नायु रह गया लास्ट, ये अम्ल है। बाकी अपना कोड बनाना चाहो कोड बना लो कुछ। ठीक है, कुछ कोड बनाने ना बनाओ तो, जैसे मासा, फिर आगे कुछ बता, है ना? मासा से पूछना कुछ कि बताओ, कि मासा ये बताओ, ऐसा करके बताओ, तो इस तरह बना सकते हो। मासा यानी जैसे होता है ना वो, उसमें राजस्थान में क्या क्या बोलते हैं, वो सा करके लगा देते हैं ना रिश्तों के आगे, भाभी सा, ऐसा कुछ कर लो, मासा, कि मासा बताओ, कि कुछ बात पूछ रहे हैं। तो माँ से मज्जा, सा से स्नायु, बताओ मतलब व्रंत, त्वचा, और आ से अस्थि। तो ऐसा कर लो, आपका मन है। आगे चलते हैं। श्रेष्ठ हरित की कैसी होती है? तो नवीन, स्निग्ध, घन, व्रत, गुरु, क्षिप्ता च अंब से, जल में डालने पर डूब जाए। ठीक है, क्षिप्ता च अंब से निमज्जते, सा प्रशस्ता, च कथिता अति गुण प्रदा। ठीक है, एक पॉइंट और ऐड कर लो, शायद यहाँ लिखा नहीं है, कि 2 कर्ष की जो हरित की होती है वो श्रेष्ठ, लिखा नहीं है, लिख लो। वेट भी लिख लो, 2 कर्ष की हरित की, वजन में 2 कर्ष जिसका वजन हो वो श्रेष्ठ मानी गई है।
तो दो चीजें यहाँ, बल्कि तीन चीजें अगर मैं कहूँ तो जरूरी है। एक तो ये कि हमें ऐसा लग सकता है कि लघु चीजें अच्छी होती हैं खाने में हेल्थ के लिए, लेकिन गुरु जो है हरित की वो अच्छी मानी गई, तो कंफ्यूज मत होना। दूसरा कि पानी में डालने पर डूब जाए, तो ये भी कैरेक्टर जनरली ऐसा लगता है खराब कैरेक्टर होगा डूब जाना, तो ऐसा नहीं है। डूब जाए भारी है तो वो अच्छी है हमारे लिए। और दूसरी बात है उसका वेट, वो 2 कलश का वेट होगा। अन्य गुणों की बात करते हैं। सुश्रुत का श्लोक है ये इस तरह से: चर्विता वर्धत्ते अग्नि, पेशिता मल शोधनी, सुन्ना संग्रहणी और भ्रष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनुत। ये श्लोक है सुश्रुत का, तो वो ही यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इनके आगे शब्द लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चर्विता, पहला चर्विता यानी चबाकर, तो क्या करेगी, अग्नि को बढ़ाने वाली है। दूसरा है पेशिता यानी पीस कर, पेशिता का मतलब पीस कर, तो मल शोधन का काम करती है। तीसरा शब्द जरूर लिख लेना, कारण वो पूछ लेता है। सुन्ना, आधा सा बनाना, सुन्ना, सुन करके, ठीक है, ये जरूर लिख लेना, चाहे बाकी लिखो चाहे मत लिखो। सुन्ना, तो सुन्ना संग्रहणी। देखो आप जानते हो कि हरितकी क्या है, विरेचन कराएगी, मतलब वात का अनुलोमन करती है, तो मल को लेके जाने का काम है इसका, आगे बढ़ाने का। लेकिन अगर स्विन करके खिलाते हैं गर्म करके, तो अपोजिट काम कर रही है, संग्रहण का काम कर रही है, मल को रोकने का काम कर रही है, ध्यान रखोगे। और लास्ट है भ्रष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनुत, यानी भून कर अगर खाते हो तो तीनों दोषों को नष्ट करने वाली है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, खासकर सुनना संग्रहणी। अब संग्रहणी शब्द आया तो 2-3 पॉइंट में लिखाऊंगा, उनको लिख लो। एक तो लिखो अतिसार का पूर्व रूप, लिखो अतिसार का पूर्व रूप, तो सामने लिख लो विबंध। तो कॉन्स्टिपेशन होता है ना, ये संग्रहणी कहने का मतलब। अतिसार का पूर्व रूप बताया है, जब डायरिया होने वाला होता है उसके पहले एक बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो विबंध। दूसरा लिखो संग्रहणी, संग्रहणी इसका कैरेक्टर है दिवा प्रकोपो रात्रि शांति। दिन में प्रकोप होता है इस व्याधि का, और रात को ये ठीक हो जाती है। आईबीएस के साथ रिलेट करते हैं वैसे, तो दिवा प्रकोपो और रात्रि शांति, ठीक है। अगला लिखो कि अमीरों को होने वाली व्याधि, यानी रिच क्लास की, उनको होने वाली व्याधि इसको माना जाता है। और ये भी लिख लेना कि आईबीएस के साथ इसको रिलेट करते हैं, आईबीएस। ठीक है। और ये आप जानते ही होगा कि डिजीज और सिंड्रोम में क्या अंतर है, बेसिक सी बात है, कभी कोई पूछ ले, बोलो। सिंड्रोम डिजीज में में तो मेन लग सर डिसीज डिजीज मेन एक है, डिजीज सिंड्रोम होती है, और सिंड्रोम में बहुत बहुत सारे सारे डिजीज। सिम्टम्स होते हैं। ठीक है ना, बस यही बात है मेनली, कि जो सिंड्रोम होता है उसमें बहुत सारी कंडीशंस होंगी एक साथ जुड़ी हुई, है ना। हो सकता है मल्टीपल ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है मल्टीपल डिजीज उसमें आगे जुड़ गई हो, तो वो सिंड्रोम हो जाता है। डिजीज में किसी एक डिजीज की बात करते हैं हम खाली। ठीक है, चलो टाइम फिनिश हुआ, एक छोटा सा ब्रेक, 5 मिनट्स, वापस कंटिन्यू करेंगे धनवंतरि निघंटु। थैंक यू।